कहते हैं सियासत में वक्त के साथ सुर भी बदलते हैं। टीएमसी में रहते हुए शायोनी घोष प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की नीतियों पर पूरी तरीके से हमलावर दिखती थी। संसद में उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा था, पार्लियामेंट इज नॉट अ पार्टी ऑफिस। लेकिन अब एनसीपीआई का दामन थामने के बाद तस्वीर बदल गई है। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी की मौजूदगी के बाद वो लिखती हैं, इंक्रीमेंट एंड इंफॉर्मेटिव, और एंटी पेपर लीक बिल के समर्थन की अपील करती है। कल तक जो शाह को ऐसा वैसा कह रही थी, वो आज कह रही है कि जब शाह बोलते हैं तो विपक्ष भाग जाता है। यानी कल तक मोदी सरकार पर निशाना, आज मोदी की तारीफ। इसी को और बारीकी से समझने के लिए अमिताभ सर हमारे साथ हैं। सर, कहते हैं सियासत का रंग सच में बहुत ज्यादा निराला होता है। कल तक मोदी पर निशाना साधा जा रहा था, आज तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कैसे समझें इस चीज को? देखिए, बहुत सहज एक वो है। भारत की राजनीति में तो ये हमेशा से रहा है और अ, नेताओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ है सत्ता। वो किसी वाद में नहीं फंसते, वो केवल सत्तावाद में रहते हैं कि सत्ता कैसे मिले। शायोनी घोष जब उनको ममता जी ने पिक किया और अचानक से ममता जी का हाथ रहा उन पर, तो अचानक से वो लोकसभा तक की यात्रा कर गई, बड़ी नेता हो गई, सिनेमाई व्यक्तित्व था तो पॉपुलर हो गई, क्योंकि पार्टी सुप्रीमो का उन पर हाथ था। तो तब वो ममता जी को खुश करने के लिए ऐसे तमाम टोटके किया करती थी जो नहीं करने चाहिए थे। कोविड के दौरान उन्होंने शिवलिंग पर कंडोम पहनाने का एक चित्र पोस्ट कर दिया था। हाँ। उसकी पूरे भारत भर में भयंकर निंदा हुई थी, बहुत बवाल मचा था। फिर भी शायोनी ने कहा था मैं माफी नहीं मांगूंगी। हाँ। लेकिन वक्त बदला तो वो सनातनी पार्टी की ओर आ गई, सीधे नहीं आई, घुमा पकड़ी है कि वो एनसीपीआई जो पार्टी है वो खुद चौंक गई कि अरे 22 सांसद हमारे यहाँ आ गए। हमारे यहाँ तो 22 मेंबर नहीं कभी रहे पार्टी के, ये 22 सांसद मिल गए हमको। तो शायोनी घोष जैसे लोग एक, मुझे लगता है एक प्रवृत्ति है, और इन पर तब तक अंकुश नहीं लग सकता जब तक पार्टियां ये फैसला ना कर लें कि हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। लेकिन पार्टियों की लीडरशिप के लिए भी यही महत्वपूर्ण है कि क्या अभी आप हमको लाभ दे सकते हैं तो अंदर आ जाइए। पूर्व में आपने कितनी भी गाली दी हो, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ। भाई शुभेंदु अधिकारी जब ममता जी के साथ थे वहां नंबर 2 की स्थिति में, तो भाजपा के बारे में अच्छी बात तो नहीं कहते थे। नहीं। ठीक, आज शुभेंदु भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। आज स्थिति पश्चिम बंगाल की ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने खिड़की दरवाजे खोल दे तो मेरे ख्याल से ममता जी की पार्टी में शायद ही कोई बचे, कारपोरेटर तक भाजपा में आ जाएंगे, क्योंकि सबको लग रहा है कि जो कुछ मलाई है सो भाजपा में है। अब ममता जी के पास तो कुछ देने को बचा नहीं, न पार्टी है, न सरकार है, न ऑफिस है, न झंडा है, न डंडा है, और जो बैंक में पैसा जमा भी है वो भी खाता जब्त है, फ्रीज है, 1 रुपया निकाल नहीं सकते। तो ऐसी पार्टी में क्यों रहेंगे? भाजपा में अमृत बरस रहा है, दिल्ली में भी बंगाल में भी अमृत ही अमृत है। जिसके पास जितना बड़ा लोटा हो, बाल्टी हो, भर ले जाओ, उसको उतना मिल जाएगा, उतना भर ले जाओ जितनी। गंगा में तो आपके पास पात्र होना चाहिए, गंगा के पास पानी की कमी थोड़ी ना। तो पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने काडर के लोग हैं, जनसंघ के टाइम के, उन लोगों में भी बड़ी बेचैनी है आंतरिक तौर पर। केवल शायोनी को लेके नहीं, जो 22 लोग आए हैं काकोली दस्तार से लेके और शायोनी तक, सबको लेके, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लोग पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। और जो ओरिजिनल भाजपा का कार्यकर्ता है, दशकों से जिसका परिवार आरएसएस और जनसंघ से होता हुआ भाजपा तक आया है, वो पीछे छूट रहा है और ये लोग आगे स्टेज पर आके खड़े हो गए। सोचिए, शायोनी प्रधानमंत्री के यहाँ चाय पर आमंत्रित होती हैं, प्रधानमंत्री उनसे उनका हालचाल पूछते हैं। भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता को तो ये सौभाग्य नहीं कि प्रधानमंत्री उसको चाय पर बुलाएं, अपने निवास पर पूछें कि भाई कैसे हो, माताजी कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं, तुम कैसे हो। नहीं। तो वो स्थिति वहाँ पश्चिम बंगाल में थोड़ी दिख रही है। सर, एक चीज और, जब तक टीएमसी के दामन थामे हुई थी शायोनी, तब तक उनकी विचारधारा कुछ और थी।
आज उनकी विचारधारा कुछ और है। ये जो ऑन कैमरा हम लोग देखते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है? कि क्या ये वहां आप थी तब तक आपको पेपर लीक का मुद्दा दिखाई दे रहा था, केंद्र सरकार की कमियां थी, जो खामियां थी वो नजर आ रही थी। आप जब आई हैं वहां चाय पी रही हैं तब आपको नहीं नजर आ रही है? नहीं, देखिए, उनको तब उनकी कोई विचारधारा नहीं है ऐसे लोगों की। उनकी एक ही धारा है, सत्ता, कोई विचारधारा नहीं। हम जिस वक्त जिस पार्टी में हैं उस पार्टी की लीडरशिप को जो अच्छा लगेगा हम वही कहेंगे। एक बड़ा पुराना गाना था, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। सयोनी घोष जैसे लोग इसी गाने को अपने जीवन का मूल मंत्र मान लेते हैं कि जिससे नेता खुश हो हम वही बोलेंगे। मेरी नेता ममता जी है तो ममता जी को खुश करने की बात कहेंगे, मोदी जी तो मोदी को खुश करने की बात कहेंगे, बात खत्म होगी। उनका अपना कुछ नहीं। वो पानी जैसा स्वभाव रखते हैं, जिसमें मिला दो उसी के रंग के हो गए। उनकी कोई विचारधारा नहीं। ना, विचारधारा का क्या मतलब? अब तो सत्ता ही विचारधारा है और सत्ता ही अमृत धारा है, ये जान लीजिए। पहले एक दवा आती थी, उसका नाम था अमृत धारा। वो 70 के दौर में भारत में वो रामबाण औषधि थी, लिक्विड होता था शीशी में, बताशे में डाल खिला दो, 100 बीमारियां शरीर की दूर हो जाती थी। सिर में दर्द से लेके, कान में दर्द से लेके और पेट खराब तक सब में। तो वैसे ही सत्ता अमृत धारा है। इसको बताशे में 2 बूंद डाल के जो खा लेता है वो आनंद में रहता है। सयोनी जैसे लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं पुराने लोगों से। तो यूँ तो 22 लोग आए ममता जी के आंगन से यहाँ सांसद, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में सयोनी है, क्योंकि सयोनी औरों के मुकाबले ज़्यादा स्मार्ट है। इसलिए वो अपना पत्ता स्मार्टली प्ले कर लेती हैं बाकी के मुकाबले। सर, ये जो एक्टिवनेस हम लोग देख रहे हैं, सक्रियता सयोनी घोष की देख रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नेता हैं, अभी हम टीएमसी को छोड़ देते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, क्या उनको डर है कि वो जो चीजें उनको मिलनी चाहिए थी वो सब कुछ शिफ्ट सयोनी के पास हो गई हैं धीरे धीरे? हाँ, नहीं, सयोनी के पास तो नहीं शिफ्ट हो गई, लेकिन उनको अभी शिफ्ट तो नहीं हुई, लेकिन उनको ये थोड़ी सी समस्या है बीजेपी के कोर वोटर्स को कि ये जो लोग आ रहे हैं टीएमसी से, जिसमें सयोनी घोष भी हैं और बाकी लोग भी हैं, ये लोग पार्टी पर कब्जा कर लेंगे और दिल्ली से लेके कोलकाता तक इन्हीं लोगों की पूछ होगी। उसका कारण है, ये लोग 15 साल सत्ता का सुख भोग के आए हैं। तो जेब से भी मजबूत है, ठीक है ना, पॉकेट से भी मजबूत होना चाहिए ना। आपके बटुआ में कुछ नहीं है तो चना मुरमुरा खा के तो राजनीति नहीं होगी। लेकिन जो भाजपा का वहां कार्यकर्ता है वो तो चने मुरमुरा पर है, क्योंकि उसकी तो कभी सरकार वहां रही नहीं। कांग्रेस के बाद लेफ्ट और लेफ्ट के बाद ममता, कुल इतिहास इतना है पश्चिम बंगाल का। जनसंघ का आदमी तो कभी वहां किसी भी ऐसी भूमिका में रहा नहीं कि एक डब्बा मिठाई भी कोई दे जाए उसको, तो उसकी जेब तो खाली है। उसकी जेब जब भरेगी, जब 2-4 बार सरकार रह ले भाजपा की। ये लोग सरसब्ज लोग हैं, 15 साल शासन में रहे, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट के साथ के हैं, लेफ्ट में भी शासन में रहे, फिर ममता के साथ भी शासन में रहे, अब बीजेपी के साथ भी आ गए। तो इसका मतलब है कि ये सत्ता की वेव्स को, सत्ता की तरंगों को बाकी नेताओं की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं और उनकी उसको ध्वनि को डिकोड करना जानते हैं। सर, विधायक टीएमसी का है, मुख्यमंत्री जो चेहरा है वो टीएमसी के हैं, टीएमसी से आए हुए हैं। बीजेपी का क्या है? क्या बीजेपी दिल्ली में बैठ के ये सोच रही है कि नहीं भाई, हमको किसी को तो स्टेब्लिश वहां पर करना चाहिए, कोई तो हमारा होना चाहिए वहां पर? बीजेपी के साथ जो बीजेपी का जो चिंतन था वो ये चिंतन था कि हमारी पार्टी के पास अभी बंगाल में ऐसा कोई चेहरा नहीं जो ममता बनर्जी को चुनाव में पराजित कर सके। तो उन्होंने कहा कि चेहरा ममता जी के यहाँ से ले लो, जो ममता की रीत नीति जानता हो। आप समझ रहे हैं ना? फिर जब कालांतर में हमारे पार्टी के अंदर से कोई ऐसा हो जाएगा तब बदलाव कर देंगे। ऐसा पार्टियां करती हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण है। एक बार मैंने काशीराम जी से पूछा कि भाई शुरुआत जब बसपा बनी थी तो मैंने कहा आप ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ इन लोगों को क्यों टिकट दे रहे हैं?
आपका मामला तो बहुजन का है, अब जो दलित हैं, वंचित हैं, दुखी हैं, उनको टिकट देके चुनाव लड़वाइए। तो उन्होंने मुझसे कहा, बड़ी प्रैक्टिकल बात कही, वही मैं यहाँ बंगाल में कहता हूँ। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, हमारा जो कोर वोटर है ना, उसके पास तो साइकिल भी नहीं है, वो चुनाव में पर्चा भरने का भी पैसा कहाँ से लाएगा? एक। दूसरा, दबंग लोग उसको वोट नहीं डालने देते हमारे वर्ग के लोगों को। पहले हम बसपा में मजबूत लोगों को टिकट देके विधायक सांसद बना दें 2-4 बार, ताकि उनके सहारे हमारा वोटर भी खड़ा हो जाए। फिर जब वो खड़ा हो जाएगा तो इनको हटा देंगे, फिर उसको आगे कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना? तो भाजपा को वहाँ बंगाल में इस्टेब्लिश होने के लिए लिफ्ट की जरूरत थी। टीएमसी से आए हुए लोगों ने भाजपा के लिए लिफ्ट का काम किया। जहां पहुंचने में भाजपा को और 10-20 साल लगते, वहां वो पहुंच गई, उसकी बड़े बहुमत की सरकार हो गई, प्रचंड बहुमत की। बाकी वो जानती है भाजपा के धीरे धीरे ये लोग या तो हमारी रीति नीति में खप जाएंगे, रम जाएंगे, और नहीं रमेंगे। जैसे उसने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया, एक प्रयोग किया, कांग्रेस से आए थे, लेकिन अब ठीक है, वो रीति नीति में जम गए। वैसे ही मुझे लग रहा है पश्चिम बंगाल के लिए भी दिल्ली की लीडरशिप का माइंड बिल्कुल क्लियर है कि जब हम नहीं हरा सकते ममता को, तो फिर जो लोग ममता को हरा सकते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करिए और उनको मुख्य भूमिका दीजिए। हेमंत विश्व शर्मा, वो भी कांग्रेस से आए थे। असम में भाजपा चुनाव जीतने लायक स्थिति नहीं बना पा रही थी, तो हेमंता को लाए। अब हेमंता अच्छा कर रहे हैं, दूसरी बार फिर सरकार आई है बड़ी मेजॉरिटी से। एक चेहरा के तौर पर वो हाँ, पर... मतलब नॉर्थ ईस्ट में वो हाँ, सबसे बड़ा चेहरा है इस वक्त, हाँ। हेमंता। अच्छा सर, सवाल ये है कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की पार्टी का क्या होगा? क्या वो, जैसे हमने आपसे एक बार और सवाल किया था, क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी जैसे लेफ्ट खत्म हो गई? क्या बीजेपी पूरी तरीके से अब पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लेगी? नहीं, कब्जा तो बीजेपी करना चाहती है और कर भी लिया है बहुत सीमा तक, लेकिन मेरी समझ ये कहती बीजेपी टीएमसी को खत्म नहीं होने देगी। नहीं, टीएमसी जिंदा रहेगी तभी बीजेपी मजबूत रहेगी। टीएमसी खत्म हो जाएगी तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर टीएमसी खत्म होने के बाद मान लीजिए वहां कांग्रेस जिंदा हो गई तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, ममता से ज्यादा। हाँ, ममता से ज्यादा। भाजपा किसी भी राज्य में कांग्रेस को जिंदा नहीं होने देना चाहती, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो। बिहार में लालू उसको सूट करते हैं, यूपी में अखिलेश यादव भाजपा को सूट करते हैं, बंगाल में ममता जी सूट करती हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहेगी भाजपा कि कांग्रेस खड़ी हो जाए, क्योंकि कांग्रेस खड़ी होगी तो फिर उसका दायरा बड़ा है, फिर वो पूरे देश भर में पुनर्जीवित हो जाएगी। भाजपा वो गलती नहीं करेगी, इसलिए एक विरोध पक्ष वो वहां रखेगी तृणमूल के रूप में, ताकि खरी खोटी सुनाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, बताना चाहिए कि 15 साल में आपने क्या किया। हाँ भैया, जब आदमी वो मान लीजिए वॉश आउट हो गई पार्टी ही, तो फिर कैसे बताओगे? इसलिए लालू रहते हैं तो लालू का ना जिक्र आता है। हाँ। इसलिए ममता जी को उतना भाजपा मुझे लगता है पोषण देती रहेगी ममता जी की पार्टी को प्रकारांतर से, कि टीएमसी वहाँ बीजेपी के बाद मुख्य अपोनेंट वही रहे। लेफ्ट और कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल नहीं बने पश्चिम बंगाल में, बीजेपी ये भी इंश्योर करेगी। सर, वापस आते हैं दिल्ली की राजनीति पर। शायोनी घोष, क्या कैबिनेट का विस्तार होगा तो उम्मीदें हैं कि उनको कोई जिम्मेदारी दे दी जाएगी? हाँ, चर्चा है और गंभीर चर्चा है। ये जेएनजी वाले मसले ने शायोनी के अवसरों को, उनकी संभावनाओं को और बढ़ाया है। जेएनजी के मसले ने, क्योंकि भाजपा के पास उसके कुनबे में बहुत ज़्यादा जेएनजी में लोकप्रिय लोग हैं नहीं, है ना, बुजुर्ग लोग हैं, अधेड़ लोग हैं। शायोनी का क्रेज भाजपा ने देखा है चुनाव में। हाँ। पूरे बंगाल में वो मोस्ट पॉपुलर फेस थी। हाँ। गाना गा गा के उसने एक अपनी शैली विकसित की थी भाषण की। तो मेरी समझ ये कहती है कि जेएनजी को एड्रेस करने के लिए शायोनी को
नरेंद्र मोदी राज्य मंत्री बना सकते हैं, हम्म, ऐसा मुझे लग रहा है कि बना सकते हैं। और उसको बाद फिर वो सयोनी केवल बंगाल में नहीं, सयोनी नॉर्थ ईस्ट से लेके और इवन हिंदी भाषी राज्यों में भी भाजपा उनको कैंपेन में उतारेगी। जैसे बाकी के नेताओं की हाँ, लिस्ट क्योंकि निकलती है। हाँ। सयोनी की एक अपनी मास अपील है हाँ। और नई उम्र के लड़के लड़कियां तो उसको सुनने आते ही हैं। हाँ। जो भाषण नहीं सुनने आता वो गाना सुनने आता है, वो उसकी शैली देखने आता है, जो उनकी शैली है भाषण देने की। तो इसलिए मुझे लगता है कि सयोनी घोष की लॉटरी निकल सकती है। हालांकि ये जो देखने की बात होगी, अगर उनकी लॉटरी निकलती है, कुछ ऐसा होता है, हम वो चीजें भी आपके पास लाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हॉट टॉक।